एक लड़की सफ़ेद रंग की पोशाक में उड़ते हुए सितारों के बीच आती है। वह परियों की तरह होती है। वह बहुत सुंदर होती है, जिसे कोई एक बार देख ले तो कभी भुला ना पाए। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। शायद वह अपने प्रेमी को खोज रही है। वह उड़ते हुए सितारों के बीच आ रही है। वह यहाँ वहाँ देख रही है। उसकी आंखें बेचैन हो उठती हैं। उसके खूबसूरत चेहरे पर मायूसी छाने लगती है, लेकिन उसे उसका प्रेमी नहीं मिलता है। वह निराश होने लगती है। उसका चेहरा उदास होने लगता है। तभी एक नौजवान युवक सफ़ेद रंग की पोशाक में विशाल चांद के समुंदर से बाहर निकलता है, तो सुंदर सी लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। वह बहुत खुश होती है। लड़का भी उड़ते हुए उसी की ओर जाता है। इससे पहले कि दोनों का मिलन होता, तो तभी अचानक से जोरदार बिजली कड़कती है। तो माया चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठती है। वह सपना देख रही थी। सपने में जो लड़की थी, तो वो वही थी, और जो लड़का था, वह उसका बचपन का प्रेमी अर्नब था, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिसके ख्यालों के बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती है। माया को ऐसे सपने आते ही रहते हैं। वह अपने बचताने सपने पर मुस्कुराती है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और वो वहीं की वहीं है, परियों वाली दुनिया में है। माया, माया, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा है? तुम एक ही सपना देखकर बोर नहीं होती? माया की मम्मी बिमला जी बाहर से आते हुए कहती हैं। तो वह अभी भी खोई हुई है। कब बड़ी होगी तुम? सुबह के 8 बज रहे हैं और तुमको तो कुछ पड़ी नहीं है। चल जल्दी उठ, मुझे शर्मा हाउस जाना है। आज छोटे बाबू आने वाले हैं, मम्मी जी ने जल्दबाजी में कहा, और बड़ी हड़बड़ी में अपनी साड़ी ठीक करने लगती हैं। क्या मम्मी, अर्नब आ रहा है और आपने बताया नहीं? माया ने चहकते हुए पूछा। तो इसमें बताने वाली बात कौन सी है? मैं तो उस घर में काम करने जाती हूँ, और आज तो कुछ ज़्यादा ही काम है, मम्मी जी ने अजीब तरह से जवाब दिया। तो माया को बुरा लगता है। मम्मी, ये कहना ज़रूरी है कि आप क्या काम करती हैं, या फिर मैं जानती नहीं हूँ? माया ने बिगड़ते हुए कहा। तो मम्मी जी समझ गई कि बेटी को उनकी बातें बुरी लगी हैं। अच्छा, ये सब छोड़, सुबह सुबह मन खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ, तुम नाश्ता करके काम पे जाना, और हाँ, शाम को आते वक्त राशन का सामान भी ले आना। ठीक है, मम्मी जी ने बात को टालते हुए कहा, और अपनी व्यस्तता वाले अंदाज से चली गईं। पर मम्मी, मेरी बात तो सुनो, माया ने कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक मम्मी जी जा चुकी होती हैं। माया का मन उदास हो जाता है कि उसका दोस्त अर्नब आ रहा है, और वह उससे मिल भी नहीं सकती है। माया जानती है कि मम्मी उसे अर्नब से दूर रखना चाहती हैं। तो अर्नब आ गया है, मुझसे मिलने तो ज़रूर आएगा, माया ने अपने आप से कहा। तो उसे उसी के अंदर एक आवाज़ टोकती है। ओ मैडम, ज़्यादा दूर तक की मत सोचना। वैसे तो वो पिछली बार भी आया था, और वो तुमसे मिलने नहीं आया था। तुम दोनों बचपन के दोस्त थे, और अब उसे किसी और की जवानी लुभाती होगी। वो दिल्ली में रहता है, भला तुम जैसी छोटे शहर वाली लड़की से क्यों दोस्ती करेगा? कहाँ तुम और कहाँ वो? अब उसकी पसंद बदल चुकी है। माया का चेहरा सख्त पड़ने लगता है। उसे अंदर से एक टीस सी होती है। काश कि वह अर्नब से मिल पाती, लेकिन वह उससे मिलने भी नहीं जा सकती है। उसे अपनी मम्मी से वादा जो किया है कि वह अर्नब से कभी नहीं मिलेगी, अपने उस दोस्त से नहीं मिलेगी, जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। शर्मा हाउस 3 महले का एक आलीशान घर है, जो शर्मा परिवार की आन बान और शान है। शर्मा हाउस में माया की मम्मी बिमला देवी खाना बनाने का काम करती हैं, यानी कि वो एक नौकरानी के दर्जे पर काम करती हैं। और शायद यही एक वो वजह है कि वह अपनी बेटी को अर्नब से दूर रखना चाहती हैं। शर्मा हाउस की सबसे बुजुर्ग शख्स, या उन्हें घर की नींव भी कह सकते हैं, जिन्हें सब बड़ी अम्मा कहते हैं, भाई पूरे घर की देखभाल करती हैं और घर के सारे फैसले लेती हैं। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके लिए फैसले का विरोध कर सके। बड़ी अम्मा का एक बड़ा परिवार है, जो आज के समय में भी सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। बड़ी अम्मा का स्वभाव नरम दिल का है। वो एक समझदार औरत हैं, जो सभी को एक सूत्र में बांध कर रखती हैं, और सभी से बहुत प्रेम करती हैं। माया की मम्मी पिछले 15 सालों से शर्मा हाउस में काम करती आ रही हैं, बल्कि उस घर के सभी नौकर कई सालों से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि अम्मा जी से सभी को भरपूर प्यार मान सम्मान मिलता है। वो सभी को घर के एक सदस्य की तरह मानती हैं। बड़ी अम्मा के 3 बेटे हैं, जिनमें से उनके बड़े बेटे अशोक शर्मा और बहू की मृत्यु हो चुकी है, और उन्हीं का बेटा अर्नब है,
जो आज दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद आया है। बाकी दो बेटे संतोष और राजेश शर्मा घर के मिठाई के बिजनेस को देखते हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। आज बड़ी अम्मा का लाडला पोता अन्नू यानी अर्नब घर आ रहा है। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वह अपने घर के बिजनेस को संभालेगा। बड़ी अम्मा बहुत खुश हैं। उन्होंने घर को सजवाया हुआ है, बैंड बाजे वालों को भी बुलाया हुआ है। घर में अर्नब की पसंद के पकवान बने हुए हैं। बड़ी अम्मा आज बहुत खुश हैं। उनके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वो ऐसे तैयारियों में लगी हुई हैं जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है। जबकि अर्नब की दोनों चाचियाँ कुछ खास खुश नहीं होती हैं। उनके नए नक्श कुछ और ही होते हैं। वो अर्नब को पसंद भी नहीं करती हैं, क्योंकि अर्नब के आने के बाद उसे कंपनी की भागदौड़ थमा दी जाएगी, जिससे उनके बच्चे के भविष्य में खतरा नज़र आता दिखाई दे रहा है। इसलिए दोनों चाचियाँ उससे जलती हैं। अर्नब दिल्ली से आता है तो किसी को उसे देखकर विश्वास नहीं होता कि ये वही अर्नब है जिसे वो जानते थे, क्योंकि अर्नब बहुत बदला हुआ होता है। उसके चेहरे पर बाल होते हैं, वह मोटा चश्मा पहना हुआ है और उसका शरीर भी काफ़ी उतर गया होता है। और सबसे बड़ी कमी तो ये है कि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। वह खुश नहीं लग रहा है, जबकि वह एक खुशमिजाज इंसान है। हालांकि वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता लगाया जा सकता है कि वह एक टूटा हुआ इंसान है, जैसे वह किसी चीज़ से बहुत परेशान हो। फिर भी बड़ी अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है। वह अपने पोते को चूमती हैं, उससे प्यार दुलार करती हैं, उसे अपने गले से लगाती हैं और खूब रोती भी हैं। अर्नब बड़ी अम्मा को चुप कराता है, उन्हें शांत करता है। माया की माँ को भी अजीब लगता है कि यह उनका अन्नू नहीं है, यह कोई दूसरा लड़का अर्नब के रूप में आया है। अर्नब बिमला देवी की तरफ देखता तक नहीं है, जबकि इससे पहले वह बिमला देवी के पास आता और उनसे माया के बारे में पूछता था। लेकिन इस बार वह बदला हुआ लग रहा था, जैसे कोई अजनबी घर आया हो। तो खुद उससे जाकर क्यों नहीं मिल लेती? माया की एक दोस्त नीलू ने कहा। दोनों साथ में ऑफिस के लिए जा रही हैं। नहीं यार, जब तक वो मिलने नहीं आएगा तो मैं भी उससे मिलने नहीं जाने वाली, माया ने चलते हुए जवाब दिया। ओह, मतलब मैडम बदला ले रही हैं? यार, जब तुम उससे इतना प्यार करती हो तो फिर उससे मिलने में इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? नीलू ने उसकी ओर निहारते हुए कहा। मैं नखरे नहीं दिखा रही हूँ। छोड़, तू नहीं समझेगी, माया ने कहा। मैडम, मैं बहुत कुछ समझती हूँ। तो उससे मिलने के लिए तरस रही है, उसे देखना चाहती है और मेरे सामने नाटक कर रही है कि मैं उससे नहीं मिलने वाली हूँ, नीलू ने कहा। तो माया को बुरा लगता है। हालांकि वह भी उससे मिलना चाहती है, लेकिन उसके पैरों पर बेड़ियां लगी हुई हैं और वह चाह कर भी अपने प्यार से नहीं मिल सकती है। शाम हो जाती है। माया अर्नब के ख्यालों में डूबी हुई होती है। वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। तभी बिमला देवी थकी हुई घर आती हैं तो माया का ध्यान टूटता है। मम्मी, तुम आ गई? माया ने मम्मी को देखते हुए पूछा। मम्मी, अर्नब कैसा है? वो आपसे बात तो किया होगा ना? माया ने मम्मी के हाथ से बैग लेते हुए कहा। तो बिमला जी बेटी की नादानी को गौर से देखती हैं। उन्हें अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है कि वह किसके बारे में पूछ रही है, जो उनकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझता। तो माया समझ जाती है कि अर्नब ने उनसे बात नहीं किया होगा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? उसने आपसे बात तक नहीं किया? इतना अकड़ू हो गया है वो? मिलेगा तो उसकी अच्छे से खबर लूँगी, माया ने बिगड़ते हुए कहा। माया, अब तो वो बड़ा हो चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी बड़ा हो जाना चाहिए, मम्मी जी ने तंज कसते हुए कहा। तो माया मम्मी का मुंह ताकने लगती है। वह मम्मी के इशारे को समझ रही होती है कि वह किस बारे में बात कर रही हैं। फिर मम्मी जी रसोई घर की ओर जाने लगती हैं। माया को बुरा लगता है कि अर्नब, तुम कितना बदल गए हो। अर्नब अपने कमरे में लेटा हुआ किसी सोच में डूबा है। तभी कमरे में बड़ी अम्मा आती हैं और अपने नौजवान पोते को यूं गुमसुम देख अच्छा नहीं लगता है। बेटा अर्नब, क्या सोच रहे हो? बड़ी अम्मा ने पूछा और कमरे के अंदर आ गई। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, आप आइए ना, अर्नब ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा कमरे में आ गईं। आइए बड़ी अम्मा, बैठिए ना, अर्नब ने कहा और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करने लगा, ताकि बड़ी अम्मा को उस पर कोई संदेह ना हो कि वह क्या सोच रहा है। अन्नू, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? चेहरे पर दाढ़ी और ये लंबे बाल,
तुम्हें इनसे परेशानी नहीं होती है क्या? बड़ी अम्मा ने पूछा और बेड पर पोते के पास बैठ गईं। अरे बड़ी अम्मा, आप भी ना, ये तो आजकल का फैशन है, ऐसा तो सभी रखते हैं। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोगों का फैशन तो हमें समझ में नहीं आता है। सबके सब फेसबुक पर फ़ोटो डालने के लिए फ़ैशन करते रहते हैं। हमको सब पता है। बड़ी अम्मा ने मजाकिया तौर पर कहा तो अर्नब हंस देता है। हाँ, तो बड़ी अम्मा को भी अच्छा लगता है। बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करना है, बड़ी अम्मा ने सकचाते हुए पूछा। कहिए ना बड़ी अम्मा। अर्नब उनकी ओर निहारता है। अन्नू, अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो तुम अपने पिता की जगह ऑफिस ज्वाइन कर लो और अपना काम संभालो। हम भी यही चाहते हैं, बड़ी अम्मा ने प्यार भरे शब्दों से कहा। बड़ी अम्मा, चाचा जी तो मैनेज कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे क्यों घसीट रही हो? अभी मेरा काम करने का मन नहीं है, अर्नब ने जवाब दिया। पर बेटा, बड़ी अम्मा ने कहने की कोशिश किया। नहीं बड़ी अम्मा, अभी नहीं, प्लीज़ मुझे कुछ समझ चाहिए, अर्नब ने बीच में टोकते हुए कहा। क्या कोई दिक्कत है या कोई और बात है बेटा? बड़ी अम्मा ने चिंतित होते हुए पूछा। नहीं बड़ी अम्मा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। अर्नब ने बहलाते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा को उस पर संदेह होता है कि अर्नब ज़रूर कुछ उनसे छुपा रहा है। वह पहले ऐसा नहीं था। ये मेरा अन्नू नहीं है। उसने तो कहा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ऑफिस ज्वाइन कर लेगा और अपने पापा का सपना पूरा करेगा। अपने पापा की बनाई गोपीनाथ स्वीट की ब्रांड को पूरी दुनिया में प्रमोट करेगा। लेकिन अब कह रहा है कि उसे काम नहीं करना है। बड़ी अम्मा अर्नब को देखते हुए मन ही मन सोचती हैं, तो अर्नब फिर उदास सा बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। रात के 11 बज रहे हैं और माया अभी तक जगी हुई है। वह अपने दोस्त नीलू से फ़ोन पर बात कर रही है। मैडम, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और ख़ासकर कि जिससे मोहब्बत करते हैं। समझ गई? नीलू ने फ़ोन पर कहा तो माया को अंदर से उसकी बातें चुभ जाती हैं। एक बार फ़ोन तो कर ले, आखिर वो तेरा बचपन का दोस्त है, इतने दिनों बाद लौटा है। तेरे साथ उस घर में जो भी हुआ हो, लेकिन उसमें अर्नब की तो कोई गलती नहीं थी, नीलू ने फ़ोन पर कहा। वो भी तो फ़ोन कर सकता है ना नीलू, क्या उसे मेरी याद नहीं आती होगी? माया ने रिझाते हुए कहा। अरे यार, लड़के लोग तो जल्ले टाइप के होते हैं, उन्हें यह सब समझ में नहीं आता है कि तू उससे नाराज़ बैठी है, नीलू ने कहा। मेरी बात मान और उससे बात कर ले, तू भी खुश और मैं भी चैन से सो पाऊंगी। नीलू ने कहा। उसे नींद सता रही है, मैं उसे फ़ोन नहीं करूंगी और ना ही उससे बात करूंगी। आखिर वो खुद को समझता क्या है? अगर उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, माया ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन क्यों? तू तो उसके आने का कब से इंतज़ार कर रही थी, और जब वो आ गया है तो उससे खफा हो रही है। कमाल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। चल गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, फ़ोन रखती हूँ, नीलू ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। माया आह भरते हुए लेटी है। उसे अंदर से बहुत दुख लग रहा है कि अर्नब उसे कैसे भूल सकता है। क्या उसने उन सारे वादों को भुला दिया है जो उसने कभी मुझसे किए थे? अर्नब, तुम ऐसे तो नहीं थे। क्यों मुझे नहीं समझ रहे हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम क्यों मुझे भूल गए? अर्नब क्यों? माया ने मन ही मन सोच रही थी। उसे रोना आ जाता है। उसे तकलीफ़ इस बात से नहीं है कि अर्नब ने उससे दोस्ती का रिश्ता तोड़ा है, बल्कि उसे बुरा इस बात से लगता है कि अर्नब कभी उसकी खैरियत तक नहीं पूछा। 2 हफ्ते हो चुके हैं अर्नब माया से मिला, और ना ही माया ने अर्नब से कोई संपर्क किया। अब माया भी समझ चुकी है कि अर्नब अपनी ज़िंदगी में आगे निकल चुका है, तो इसलिए वह भी आगे निकल जाएगी। वह उस इंसान के लिए आंसू नहीं बहाएगी जो उसकी खैरियत तक पूछ नहीं सकता है। लेकिन माया ये नहीं जानती है कि अर्नब बदला नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहा है जिसमें उसे आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, और वह कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है। वह डिप्रेशन में है, जो इंसान को अंदर से इतना अकेला कर देती है कि उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। अर्नब खोया हुआ बिस्तर पर लेटा है, जैसे किसी के बारे में सोच रहा हो। वह जब से दिल्ली से आया है, तो ना किसी से बात करता है और ना ही किसी से मिलता है, और ना ही अपने दोस्तों से मिलने जाता है। 2 हफ्ते हो चुके हैं और वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला है। बड़ी अम्मा को चिंता हो रही है
कि अर्नब को क्या हो गया है, कहीं वो बीमार तो नहीं है। वह उनसे बातें करने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन अर्नब कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक है। लेकिन बड़ी अम्मा देखती हैं कि वह कितना बदल गया है, वह अकेला पड़ चुका है और ऐसा ही हाल रहा तो वह एक दिन पागल हो जाएगा। उन्हें अपने पोते की बहुत चिंता होती है। वह हर तरह से उपाय करके देख चुकी हैं, लेकिन अर्नब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह एक अंधकार की दुनिया में जी रहा है, जो बड़ी अम्मा से देखा नहीं जा रहा है। माया की माँ बिमला देवी शर्मा हाउस की रसोई घर में काम कर रही हैं। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही हैं। बिमला बिमला, बड़ी अम्मा ने पुकारा। जी बड़ी अम्मा, कुछ काम था तो मुझे बुलवा लेती, आपको आने की क्या ज़रूरत थी, बिमला जी ने कहा। बिमला, जब इंसान को ज़रूरत हो तो उसे स्वयं कदम बढ़ा लेना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है, बड़ी अम्मा ने गंभीरता भाव से कहा। क्या बात है बड़ी अम्मा, आप परेशान दिख रही हैं, विमला जी ने चिंतित होते हुए पूछा। हाँ विमला, हमें अर्नब की बहुत चिंता हो रही है। वो जब से आया है तो ना किसी से बातें करता है और ना ही मिलता है। सारा दिन अकेला रहता है, अपने आप में खोया रहता है। ना जाने उसे क्या हो गया है, बड़ी अम्मा ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ बड़ी अम्मा, अर्नब बाबू जब से आए हैं तो पहले से बदले हुए से लग रहे हैं। हमने भी गौर किया है, विमला जी ने कहा। विमला, यही तो चिंता हमें खाए जा रही है, जवान लड़के को क्या हो गया है, कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं करा दिया, बड़ी अम्मा ने परेशान होते हुए कहा। विमला, हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है, कहीं वह कुछ कर ना ले। आजकल के बच्चों को ऐसी बीमारी हो जाती है और फिर वो, बड़ी अम्मा कहते हुए रुक जाती हैं, जैसे उनके आगे के शब्द बोलने की हिम्मत ना हो रही हो। उनकी आंख भर आई है। बड़ी अम्मा, हो सकता है कि अर्नब बाबू शहर में अपने दोस्तों को याद करते हों और शायद इसीलिए वो खुश नहीं हैं, विमला जी ने कहा। हम भी यही सोच रहे हैं और इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं, बड़ी अम्मा ने कहा। जी बड़ी अम्मा, हम अर्नब बाबू के लिए क्या कर सकते हैं, विमला जी ने कहा। विमला, हमें गलत मत समझना, हम जानते हैं कि उस दिन माया बिटिया के साथ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन विमला, बड़ी अम्मा कहते हुए रुक गई तो विमला जी अम्मा जी के आगे की बात समझ जाती हैं कि वो कहना क्या चाह रही हैं। विमला, क्या कुछ दिनों के लिए माया अर्नब से मिलने आ सकती है, बड़ी अम्मा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। तो विमला जी को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है और उन्हें वो दिन याद आने लगते हैं जब उनकी बेटी को चोर कहकर इसी घर से निकाला गया था। तब किसी ने एक शब्द नहीं बोला था और आज मेरी बेटी को वापस बुलाना चाहते हैं। विमला, तुम क्या सोच रही हो, बड़ी अम्मा ने पूछा। तो विमला जी का ध्यान टूटा। उनकी आंखें नम हो गई थीं। हालांकि उन्होंने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया था, वह बड़ी अम्मा को दिखाना नहीं चाहती थी। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, विमला जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। हालांकि अम्मा जी भी समझ चुकी थी कि विमला के दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन वो भी मजबूर हैं और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि माया के अलावा उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि माया और अर्नब बचपन के दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती इस हद तक थी कि अर्नब को बिना माया के साथ भूख तक नहीं लगती थी और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अर्नब पूरी तरह से मानसिक बीमारी का शिकार हो चुका है। वह एक तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहा है। वह अकेला पड़ चुका है। उसे किसी के साथ की ज़रूरत है, जो उसे समझ सके और उसे पहले की तरह बना सके। तो तुमने क्या सोचा है विमला? माया हमारे पोते के लिए आएगी ना? हमें पूरा विश्वास है कि वह हमारे बेटे को ठीक कर देगी। दोनों बचपन के दोस्त हैं। माया उसे समझती है, वह उसका पूरा ख्याल रखेगी। उसे बहलाएगी तो वह ठीक हो जाएगा, बड़ी अम्मा ने कहा। और अगर किसी ने फिर से मेरी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया तो? विमला जी ने गीली आंखों से कहा। विमला, ये तुम क्या कह रही हो? उस बात को हुए सालों हो चुके हैं और तुम भी जानती हो कि हमने उस दिन के लिए आज तक अपने आप को माफ़ नहीं किया है, बड़ी अम्मा ने गीली आंखों से कहा। विमला, क्या अर्नब सिर्फ मेरा पोता है? वो भी तो तुम्हें माँ ही बुलाता है। क्या तुम इतना जल्दी भूल गई? हमारे पोते को बचा लो विमला, हम तुमसे भीख मांगते हैं। माया को अर्नब के पास भेज दो, उसे माया की ज़रूरत है विमला। इतना एहसान हम पर कर दो, बड़ी अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रो रही हैं? नहीं बड़ी अम्मा, आप हाथ मत जोड़िए, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। नहीं बड़ी अम्मा, आप ऐसा मत करिए, और हम कुछ भूले नहीं हैं, बस थोड़ा कठोर हो गए थे, लेकिन अब नहीं हैं।
माया कल ज़रूर आएगी। हम अपने अर्नब बाबू को पहले की तरह देखना चाहते हैं। वो ठीक हो जाएं, यही हम भी चाहते हैं, विमला जी ने भावुक होते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा की आंखों से आंसू बह चलते हैं। तो आप अब चाहती हैं कि मैं उस घर में फिर से जाऊं, जहां आपने जाने से मना किया था? मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? माया ने तमतमाते हुए कहा। वह बहुत गुस्से में है कि मम्मी अब उसे अर्नब से मिलने को कह रही हैं, जबकि उन्होंने पहले मना किया था। माया बेटा, तुम्हें अर्नब से मिलना चाहिए। एक बार उसे देखोगी तो तुम सब समझ जाओगी। हम जानते हैं कि हमने ही तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था, मगर तब के हालात कुछ और थे और आज अर्नब को तुम्हारी ज़रूरत है, विमला जी ने उसे समझाते हुए कहा। माया के हाथ में कपड़े होते हैं जो वह साफ करने के लिए बाथरूम में जा रही होती है। अच्छा, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है? अब मुझ पे कोई उंगली नहीं उठाएगा? मतलब अब मैं फिर से अर्नब से दोस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं उस इंसान से फिर से मिलने जाऊँ जिसने मुझे कभी पलट कर देखा तक नहीं, माया ने गुस्साते हुए कहा, जैसे उसके मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है। वह अर्नब से नाराज़ है और अब वह उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है। माया, मेरी बात तो सुनो, विमला जी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभी उसका दिमाग खराब होता है। मम्मी, उसे आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, बल्कि वो उससे पहले भी कई बार आया था, लेकिन मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा था और आज अचानक से उसे मेरी ज़रूरत है। माया ने कहते हुए कपड़ों को बाथरूम के अंदर फेंक दिया और खुद भी बाथरूम के अंदर आ गई। माया, वो बीमार है, इसलिए तुझसे मिलने नहीं आया था। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, एक बार जाकर मिल लो उससे, तुम सब समझ जाओगी, विमला जी ने उसे समझाने की कोशिश किया। नहीं मम्मी जी, अब मुझसे नहीं होगा। मैं भी इंसान हूँ, कोई पुतली तो नहीं हूँ। मुझे भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगी, माया ने गुस्से से कहा और फिर कपड़े साफ करने लगी। माया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है बेटा, विमला जी ने परेशान होते हुए कहा, जैसे वह थक चुकी हों, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, माया ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। माया, मैंने बड़ी अम्मा से कहा है कि कल तुम आ रही हो, विमला जी ने कहा, जैसे वो अपना फैसला सुना रही हूँ। तो माया खिसियाते हुए कपड़े को पीट पीट कर धोने लगती है। तो विमला जी समझ जाती हैं कि इस वक्त उससे बात करना ठीक नहीं है। वह माया की नाराज़गी को भी समझती हैं, लेकिन वो बड़ी अम्मा को मना भी तो नहीं कर सकती थी, आखिर वो उनकी मालकिन है। बेटा, कभी कभी हमें वो भी करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हैं। अर्नब को तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम नहीं गई तो वो कुछ कर लेगा। बड़ी अम्मा ने हमसे भीख मांगते हुए कहा था कि तुम अर्नब से मिलो और उसे पहले की तरह ठीक कर दो, विमला जी ने उसे बहलाते हुए कहा। तो माया गीली आंखों से माँ को देखने लगती है कि किस्मत उसे फिर से उसी दर पर ले जा रही है जहाँ से वह भागना चाहती है। वह उस घर में नहीं जाना चाहती है और ना ही उसे अब कोई लगाव है। उसे अंदर से बहुत गुस्सा है कि अब उसकी किसी को क्यों ज़रूरत है। जब वह अकेली थी तो उसका किसी ने साथ नहीं दिया था और आज उसे फिर से बुला रहे हैं क्योंकि शर्मा हाउस के वारिस को उसकी ज़रूरत है। रात हो चुकी है, घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। माया के कमरे की लाइट जल बुझ रही है। वह फ़ोन पर दोस्त नीलू से बात कर रही है। तो फिर यार, अच्छा ही है ना कि तुझे अर्नब के घर जाने का मौका मिल रहा है। तू भी तो यही चाहती थी ना, नीलू ने फ़ोन पर कहा। नीलू, मैं चाहती थी, लेकिन अब नहीं, माया ने बुदबुदाया। क्या बकवास कर रही है? नीलू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अब मैं समझ चुकी हूँ कि अर्नब मेरा कभी नहीं हो सकता है। अब मुझे सब साफ दिखाई देता है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए हैं, असल में वो मेरा कभी था ही नहीं, माया ने गंभीरता से कहा। यार, एक बार बोलने से पहले सोच तो लिया कर, कुछ भी बोले जा रही है, नीलू ने डांटते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अब मुझे उससे प्यार नहीं है और ना ही वो मेरा दोस्त है, माया ने रिझाते हुए कहा। लेकिन उसने किया क्या है जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, नीलू ने आगे पूछा। नीलू, उसे मेरी कभी ज़रूरत नहीं थी, वो बचपन का प्यार अलग था, वो गुड्डे गुड़ियों की कहानी झूठी थी। अर्नब बहुत आगे जा चुका है और अब मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। अब मैं और अपनी ज़िंदगी एक इंसान के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, माया ने सोचते हुए कहा। मुझे लगता है यार, तुझे एक बार सोचना चाहिए।
नीलू ने कहा। मैंने सोच लिया है नीलू, और अपने दिल को भी समझा लिया है कि एक नौकरानी की बेटी से भला कौन प्यार कर सकता है। माया ने दुखी मन से कहा। तो फिर क्या तू अर्नब से मिलने वाली नहीं है? नीलू ने पूछा। मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगी, लेकिन उसकी दोस्त बनकर नहीं, बल्कि एक जॉब की तरह, माया ने सख्तीपन से कहा और एक गहरी सांस छोड़ती है, जैसे ये सब कहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो, लेकिन उसे अंदर से बेहतर भी महसूस हो रहा है। क्या कहा तूने? मैं समझी नहीं, नीलू ने पूछा। उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया होता है। तुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय, माया ने एक सांस में कहा और फिर कॉल कट कर दिया। जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। फिर वह सोने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानती है कि उसे जल्दी नींद नहीं आने वाली है और अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया है। वह मम्मी से नाराज़ होती है और इसलिए वह खाना नहीं खाया होता है। बड़ी अम्मा माया से बात तो हो गई है, लेकिन वो अर्नब से मिलने के लिए मना कर रही है। विमला जी रसोई घर में काम करते हुए फ़ोन पर बड़ी अम्मा से कहती हैं, विमला, उसे कैसे भी समझा बुझा कर कल ले आना। वह एक बार अर्नब की हालत को देखेगी तो वह खुद भी पिघल जाएगी। हम जानते हैं माया को, वह अपने दोस्त को ऐसी हालत में नहीं देख पाएगी। बड़ी अम्मा ने चिंता जताते हुए फ़ोन पर कहा। जी बड़ी अम्मा, हम उससे एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं, विमला जी ने कहा, और साथ ही वह रसोई घर का काम भी कर रही हैं। विमला, उसे कहना कि बड़ी अम्मा ने बुलाया है, वो हमारी बात को कभी नहीं टालेगी, वह ज़रूर आएगी, बड़ी अम्मा ने आगे कहा। जी बड़ी अम्मा, हम उसे बता देंगे, आप फिक्र मत करिए, विमला जी ने कहा। विमला, सब तुम्हारे हाथ में है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे, बड़ी अम्मा ने भावुक होते हुए कहा। बड़ी अम्मा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अर्नब बाबू ठीक हो जाएं, वो पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगें, हम सभी यही चाहते हैं, विमला जी ने कहा। ठीक है विमला, फ़ोन रखते हैं, रात ज़्यादा हो गई है, तुम भी आराम कर लो, बड़ी अम्मा ने कहा। तो विमला जी कहती हैं, ठीक है बड़ी अम्मा जी। माया अपने कमरे में लेटी हुई है, वह मोबाइल देख रही है, लेकिन उसका मन आज की बातों में खोया हुआ है। वह अर्नब के बारे में सोच रही है कि आखिर उसे हुआ क्या है जो उससे मिलने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। माया, इस बार तुझे स्ट्रांग बनना होगा, तुम कमज़ोर नहीं पड़ना, उसे देखकर पिघल नहीं जाना, तुम उससे सिर्फ और सिर्फ एक अनजान शख्स की तरह मिलना। उसने तुम्हें कभी भाव नहीं दिया, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा है, इसलिए अब तुम्हें भी अपने दिलो दिमाग से उसे निकालना होगा। वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, ना कि एक इंसान के लिए पागल बने पड़े रहो। तभी कमरे में बिमला जी आती हैं तो माया का ध्यान टूटता है। वह उन्हें तिरछी नज़रों से देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। बिमला जी समझ जाती हैं कि अभी भी उनसे नाराज़ है। माया, तो तुमने क्या सोचा है? अभी बड़ी अम्मा का फ़ोन आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो क्या कल चल रही हो शर्मा हाउस? विमला जी ने पूछते हुए कहा, और माया के पास बिस्तर पर बैठ जाती हैं। जब आपने अपनी जुबान दे ही दिया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना मम्मी, माया ने तंज कसते हुए कहा। तो विमला जी को बुरा लगता है, लेकिन वो बेटी के मन के भाव को भी समझती है। वह अपनी जगह पर सही है। माया, तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, और हम जानते हैं कि तुम हमसे इसलिए गुस्सा हो कि हमने तुम्हें अर्नब से दूर रहने को कहा है और हम उससे मिलने के लिए कह रहे हैं, विमला जी ने सकचाते हुए कहा। तो माया उनकी बात पर ध्यान न देकर मोबाइल देखने में व्यस्त रहती है, जैसे वह अपना गुस्सा दिखा रही हो। माया, तुम हमें गौर से देखो, कभी हमें भी एक अमीर इंसान से प्यार हुआ था। हमने सोचा था कि वो हमसे शादी करेगा, हमारी पूरी दुनिया को बदल देगा, लेकिन वो धोखेबाज निकला और हमें छोड़कर चला गया, विमला जी ने भावुक होते हुए कहा। उनकी आंखें नम हो आई थीं। माया उन्हें हैरत से देखने लगती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा, लोग किस नाम से बच्चे को बुलाएंगे, लेकिन वो चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। हमारे घर वालों ने हमारे सामने एक शर्त रखी कि हम अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और घर छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक हमें उस इंसान से प्यार करने का पछतावा है, जिसने हमें सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया, विमला जी ने सिसकते हुए कहा। तो माया भी रो पड़ती है।
इन बड़े लोगों के लिए प्यार सिर्फ एक खेल होता है माया। वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, हमें सिर्फ एक ज़रूरत समझते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सके। और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी भी हमारी तरह हो, इसलिए तुम्हें उससे दूर रख रहे थे। कहीं तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए और उसे कभी तुमसे प्यार नहीं होगा। बिमला जी कहते हुए रो पड़ती हैं। उन्हें दुख होता है कि उन्होंने एक गलत इंसान से प्यार किया था। मम्मी आप चुप हो जाइए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। प्लीज़ आप चुप हो जाइए, आप रोइए मत। माया ने मम्मी को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। मम्मी मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत संघर्ष किया है, मुझे बचाने के लिए भी, मुझे ज़िंदा रखने के लिए भी। माया रोते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, मुझे उससे कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे ये दुनिया समझ में आने लगी है। माया ने रोते हुए कहा। तो विमला जी का दिल पसीज उठता है। वह बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती हैं। माया हमें चुप कराते कराते खुद रोने लगी। पगली, ऐसे रोते नहीं हैं, विमला जी ने कहा। हमारे साथ जो भी हुआ हो बेटा, लेकिन तुम हमारे लिए कभी बोझ नहीं थी। हमने तुम्हें लड़के की तरह पाला है, जितना बन सका उतनी अच्छी तरह से परवरिश किया है। इसलिए हम तुम्हारे लिए डरते हैं कि कहीं तुम्हें गलत इंसान से प्यार ना हो जाए, विमला जी ने रोते हुए कहा। तो माया भी रोई जा रही है। नहीं मम्मी, आप मत रोइए, माया ने कहा। ठीक है, हम नहीं रोते हैं, तुम भी रोना बंद करो। अब चल खाना खाते हैं, भूखे पेट नींद नहीं आती है, विमला जी बेटी को बहलाते हुए कहती हैं। तो माया मम्मी के बहे हुए आंसुओं को पोंछती है और उनके गले लग जाती है। विमला जी बेटी को अपने गले लगा लेती हैं, वह उसे पुचकारती हैं। सुबह होती है, चिड़ियों के शोर से माया की आँख खुलती है तो हल्की मुस्कान के साथ बिस्तर छोड़ती है। तभी उसके ज़हन में ख्याल आता है कि आज उसे अर्नब से मिलने जाना है। तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे एक भारीपन-सा महसूस होता है। इससे पहले कि वह कुछ और सोचती कि तभी बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी। माया, माया, उठो, कितनी सुबह हो गई है, हमें शर्मा हाउस भी जाना है, जल्दी उठो बेटा। तो माया मन मारकर बिस्तर छोड़ देती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। बिमला जी जल्दी-जल्दी घर का काम करने में व्यस्त हैं। बिमला जी एक समझदार औरत हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना है और अकेली ही संघर्ष करती आ रही हैं। विमला जी जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ बता रहा है कि वह भी नहीं चाहती हैं कि माया फिर से उनके घर में जाए। जिस घर के लोगों ने उसे चोर कहा था, अगर बड़ी अम्मा ने कहा होता, तो वो कभी अपनी बेटी को उस घर में नहीं जाने देती। लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। वह चाहकर भी माया को जाने से नहीं रोक सकती हैं। आखिर बड़ी अम्मा के उन पर कितने एहसान हैं। अगर बिमला जी अब तक शर्मा हाउस में काम कर रही हैं, तो उनकी वजह एक ये भी है कि बड़ी अम्मा ने बिमला जी का उस वक्त साथ दिया था जब वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी और उनके पेट में माया पल रही थी। तब बड़ी अम्मा ने उन्हें एक घर दिया था जहाँ बिमला आज भी रह रही हैं। इसीलिए बिमला जी बड़ी अम्मा की बहुत इज्जत करती हैं, बल्कि उन्हें अपनी माँ की तरह मानती हैं। बिमला जी साफ सफाई करने के बाद जल्दी से माया के लिए टिफ़िन तैयार करने लगती हैं। नीलू, आज मैं ऑफिस में हाफ डे से आऊँगी, तू एचआर को इन्फॉर्म कर देना, माया ने तैयार होते हुए फ़ोन पर कहा। मतलब कि तू अर्नब से मिलने जा रही है? वाओ यार, ऑल द बेस्ट, नीलू ने फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा। उसकी आवाज़ में खुशी थी। तू बकवास मत कर और उसे इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो फिर मेरा दिमाग ख़राब करेगी कि बताया क्यों नहीं, माया ने भुनकते हुए कहा और फिर अपने माथे पर लाल रंग की बिंदी लगा लेती है। कोई बात नहीं जाने मन, तू बिंदास होकर जा और अपने प्यार से जी भर के मिल लेना। मैं उस झल्ली एचआर को बोल दूंगी कि तुम लेट आने वाली हो, नीलू ने मजाक में कहा। तो माया का दिल धक कर गया था, जैसे अर्नब ने उसे ससते हुए देख लिया हो। फिर वह बिंदी निकाल देती है, क्योंकि अर्नब ने एक बार कहा था कि तुझ पर बिंदी बहुत सुंदर लगती है। तू ज़्यादा उड़ मत, मैं सिर्फ मम्मी के कहने पर जा रही हूँ, अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, माया ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। देखते हैं तू अपने दिल को रोक पाती है कि नहीं। मैडम, इतना आसान नहीं है किसी को दिल से निकालना, नीलू ने मजाक में कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मेरा दिल बिना मेरी मर्जी के किसी के लिए भी नहीं धड़केगा, समझी, माया ने सख्ती से कहा
और फिर कॉल कट कर दिया। माया अपने आप को आईने में देख रही है, जैसे खुद से कुछ कहना चाहती हो कि अब नहीं, अब मुझे अपने लिए फैसले पर अटल रहना होगा। अब मैं सिर्फ उससे मिलने जा रही हूँ, उससे सिर्फ मिलने। अब मैं उसकी दोस्त भी नहीं हूँ। जब उसे मेरी कभी ज़रूरत नहीं हुई तो मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑटो ड्राइवर गाना गुनगुनाते हुए ऑटो चला रहा है। विमला और माया ऑटो में बैठे हैं। ऑटो की स्पीड कम होती है तो विमला जी का सर चढ़ने लगता है। भैया थोड़ा ऑटो का स्पीड तो बढ़ाओ, हमें देरी हो रही है, विमला जी ने कहा। मैडम जी, मैं ऑटो को तेज़ गति से नहीं चलाता हूँ, इसमें जान माल का खतरा होता है, ऑटो ड्राइवर ने कहा तो माया को हंसी आ जाती है। जिसे जान माल गंवाना होगा तो वैसे भी गंवा ही देगा। तुम ऑटो की स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो हमें उतार दो। इतना समय नहीं हमारे पास, विमला जी ने बिगड़ते हुए कहा। हाँ, मतलब आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, ऑटो ड्राइवर ने कहा, जैसे उसने पी रखा हो। तो माया मुस्कुरा रही है। माया, इसे बोलो कि ऑटो रोके, हम और इसकी बकवास नहीं सुन सकते हैं, विमला जी ने कहा। मम्मी, मम्मी वो चला तो रहा है ना। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा तो स्पीड बढ़ा दो, हमें जल्दी पहुंचना है, माया ने कहा तो ड्राइवर ऑटो को फुल स्पीड पर कर देता है। शर्मा हाउस में नौकर गार्डन में पानी दे रहे हैं और कुछ साफ सफाई में लगे हुए हैं। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों ध्यान से सुनो और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना कि अगर किसी ने भी बिमला की बेटी माया से कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। बड़ी अम्मा हिदायत देते हुए कहती हैं तो दोनों सकपका जाती हैं। तुम दोनों की वजह से पहले भी वो दुखी हो चुकी है और अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, बड़ी अम्मा ने आगे दोनों से कहा। बड़ी अम्मा, हमें क्या पड़ी है कि हम उससे बात करें, छोटी बहू छुटकी बोलती है। हाँ बड़ी अम्मा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे जो करना है करती रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बड़ी बहू ने बात को बनाते हुए कहा। और मतलब रखना भी मत, वो सिर्फ अर्नब के लिए आ रही है। हम चाहते हैं कि अर्नब पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे और ऑफिस ज्वाइन कर ले, इसलिए माया को बुलाया गया है। तो तुम दोनों उससे दूर ही रहना, बड़ी अम्मा ने सख्ती से कहा। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं तो वो अर्नब के साथ रहने आ रही है, बड़ी बहू पूछती है। नहीं जेठानी जी, वो तो अर्नब को ठीक करने के लिए आ रही है। क्यों बड़ी अम्मा, मैंने सही कहा ना, छोटी बहू बोल पड़ती है। तो फिर बड़ी अम्मा आप निश्चिंत रहिए, मेरा बेटा अर्नब पहले की तरह ठीक हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा बेटा कितना सूखा सूखा हो गया है, जैसे किसी ने जादू टोना किया हो। अगर माया के आने से वो ठीक हो जाएगा तो हमें भी खुशी होगी, बड़ी बहू बात बनाते हुए कहती है, ताकि बड़ी अम्मा को उन पर कोई संदेह न हो कि वो अर्नब की बीमारी से दुखी नहीं है। अर्नब गुमसुम सा खिड़की के पास बैठा बाहर की ओर निहार रहा है। वह एक बस को जाते हुए देख रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि वह उस बस के सामने आ जाए और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। उसे अब जीने की इच्छा नहीं है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे सिर्फ एक अंधेरी दुनिया दिखाई देती है जहाँ उसके सिवाय कोई नहीं है। वह जिससे प्यार करता था वह उसे छोड़कर चली गई है। उसके मम्मी पापा भी उसे छोड़कर चले गए हैं। उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, इसलिए वह जीना नहीं चाहता है। उसे मरने के ख्याल आते हैं, वह अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है। बड़ी अम्मा घर के नौकरों से बातें कर रही होती हैं, तभी विमला जी बेटी माया को लेकर आती हैं। माया सच्चाई और घबराई होती है, वह 5 साल बाद इस घर में आई है। माया तुम आ गई, आओ बेटी अंदर आओ, बड़ी अम्मा मन में खुश होते हुए कहती हैं। चलो माया, विमला जी ने कहा तो माया सच्चाई हुई बड़ी अम्मा के पास जाती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, जुग जुग जियो। तुम आ गई, हमें तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। बिमला, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे, बड़ी अम्मा ने खुश होते हुए कहा तो बिमला जी मुस्कुराकर सहमति जताती हैं। माया सकुचाई हुई खड़ी है, ये बुढ़िया भी कमाल की एक्टिंग करती है। देख कैसे घड़ियाल की तरह आंसू टपका रही है। दूर खड़ी बड़ी बहू गुस्से से कहती है, जेठानी जी, हम क्या ऐसे तमाशा देखते रहेंगे? मुझे तो डर है कि कहीं ये माया नाम की चिड़िया भौरे को उड़ा ना ले जाए, छोटी बहू ने कहा। छुटकी मैं उस चिड़िया के पर काट दूंगी, वो मुझे नहीं जानती है कि मैं क्या चीज़ हूँ, बड़ी बहू ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। तो फिर जल्दी कुछ करिए,
नहीं तो हमारे हाथ पे खाली कटोरा ही नसीब होगा और बच्चों को तो वो भी नहीं मिलेगा। छोटी बहू मचलते हुए कहती है, छुटकी तुम देखती जाओगी मैं क्या करती हूँ। पिछली बार जो सबक सिखाया था तो सिर्फ उसका घर में आना छूटा था और इस बार ऐसा मज़ा चखाऊंगी तो ज़िंदगी जीने में भी शर्म आएगी। बड़ी बहू दांत पीसते हुए कहती है, बड़ी अम्मा हम रसोई घर में जाते हैं, माया बड़ी अम्मा के साथ रहना। विमला जी कहते हुए जाने लगती हैं। माया आओ तुम मेरे साथ चलो, बड़ी अम्मा ने कहा और माया का हाथ पकड़कर जाने लगती हैं। जाओ जाओ ले जाओ, और एक दिन ये बुढ़िया ही इसे अपने हाथों से धक्का मारकर निकालेगी और ये होकर रहेगा। बड़ी जेठानी दांत पीसते हुए कहती हैं तो छोटी देवरानी मन ही मन खुश होती हैं। बड़ी अम्मा माया का हाथ थामे हुए कमरे में ले जाती हैं। माया सकचाई हुई उनके साथ जाती है। माया बिटिया आओ बैठो। माया सकचाते हुए बेड पर बैठ जाती है। माया को सब अजीब लग रहा है। वह बड़ी अम्मा के कमरे को गौर से देखती है तो उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब वह अर्नब के साथ लुका छुपी खेलती थी तो इसी कमरे में आकर छुपती थी और अर्नब उसे ढूंढ लेता था। दोनों खूब मस्ती करते थे, एक साथ खेलते थे। बड़ी अम्मा दोनों से बहुत प्यार करती थीं। माया बिटिया हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए इस घर में आना कितना मुश्किल होगा, पर बेटा अब वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर कोई कुछ भी बोलता है तो हमें आकर बताओ, ठीक है? बड़ी अम्मा ने कहा। तो माया का ध्यान टूटा। वह बड़ी अम्मा की ओर देखने लगती है। अर्नब और तुम बचपन के दोस्त हो, तुम उसे समझती हो, तुम उसके बारे में सब जानती हो, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, वह किस चीज़ से खुश होता है और किस चीज़ से नाखुश होता है, तुम उसके बारे में सब जानती हो। बड़ी अम्मा ने आगे कहा तो माया के पास बैठ गई, उसका हाथ अपने हथेली पर रखकर सहलाने लगती हैं। माया हैरत से उन्हें देख रही है, उन्हें समझने की कोशिश कर रही है। माया, अर्नब अजीब तरह का हो गया है, वह बदल गया है। सामने से ठीक दिखने की कोशिश करता है लेकिन वह अंदर से ठीक नहीं है। वह पूरा दिन अकेला रहता है, सोचता रहता है। हमें उसकी बहुत फिक्र है, उसकी चिंता होती है कि जवान लड़के ने अपना क्या हाल बनाया है। बड़ी अम्मा ने कहा तो उनकी आंखें भर आती हैं। माया को दुख होता है, वो तो हमें कुछ बताता नहीं है। तुम उसकी बचपन की दोस्त हो सकता है कि तुम्हें कुछ बताए। माया मेरा पोता अब तुम्हारे हवाले है, तुम ही उसे पहले की तरह ठीक कर सकती हो, नहीं तो वो कुछ कर लेगा। हमें बहुत डर लग रहा है। माया तुम उसे बचा लो, फिर हमसे चाहे जो ले लो, मेरे पोते को बचा लो, बड़ी अम्मा ने रोते हुए कहा। तो माया को भी दुख होता है। वो कहाँ है बड़ी अम्मा? माया पूछती है। वो अपने कमरे में है, जब से आया है तो उसे हमने हंसते बोलते हुए नहीं देखा है। मेरे पोते को क्या हो गया है माया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? बड़ी अम्मा ने रोते हुए कहा। बड़ी अम्मा आप रोइए मत, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, आप चुप हो जाइए, वो ठीक हो जाएगा, माया ने बड़ी अम्मा को बहलाते हुए कहा। हमें तुम पर विश्वास है बेटा, तुम उसे पहले की तरह बना दोगी। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, तुम उसे जानती हो, समझती हो। मेरा पोता ठीक हो जाए, बड़ी अम्मा ने गीली आंखों से कहा। तो माया को भी दुख होता है, फिर वह अपने आप को ठीक करती है ताकि वह अर्नब के सामने कमज़ोर ना पड़े। बड़ी अम्मा आप अपने आप को संभालिए, वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे जाकर देखती हूँ, आप रोना बंद करिए, माया ने बड़ी अम्मा से कहा। तो बड़ी अम्मा को तसल्ली होती है। ठीक है बिटिया, तुम उसके कमरे में चली जाओ, उसे देखो वह कैसा हो गया है मेरा अन्नू, बड़ी अम्मा ने कहा। तो माया बड़ी अम्मा को इशारे से चुप रहने को कहकर अर्नब के कमरे की ओर जाने लगती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। आखिर वह उससे कई सालों बाद मिल रही है, अपने उस दोस्त से जिसने उसे भुला दिया था, कभी उसे याद नहीं किया था, फिर भी वह उसे हमेशा याद करती थी और आज भी उसी के बारे में सोचती है। माया दरवाज़ा खोलते हुए कमरे के अंदर आती है तो अर्नब खोया हुआ खिड़की के पास बैठा है। उसकी आंखें बाहर की ओर निहार रही हैं, जैसे वह किसी को बहुत ध्यान से देख रहा हो। माया अर्नब को कई सालों के बाद देख रही है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, उसे भारीपन महसूस होता है। उसके मन में अर्नब के लिए गुस्सा भी है और प्यार भी है। उसे दुख है कि अर्नब ने इतने सालों में उससे एक बार भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा। उसके मन में अर्नब के लिए ख्याल आने शुरू हो जाते हैं,
जबकि उसने अपने आप से वादा किया था कि वह अब सिर्फ उससे मिलने जा रही है, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखेगी। लेकिन अर्नब को देखकर वह अपने दिल को रोक नहीं पाती है। उसका दिल करता है कि वह उसके गले से लग जाए, उसे प्यार करे। आखिर अब तक उसी के बारे में सोचती आई थी, उसी के तो सपने देखे थे। लेकिन तभी वह अपने आप को संभालती है और अपने मन के भाव को नियंत्रित करती है कि नहीं माया, नहीं, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम सिर्फ उससे मिलने आई हो, ना कि तुम्हें उससे कोई उम्मीद है। माया मन ही मन सोचती है। फिर वह उसके करीब जाती है। अर्नब खोया हुआ है, उसे पता नहीं चलता है कि माया उसके पास खड़ी है। माया कुछ देर तक उसे निहारती रहती है, उसे जी भर कर देखती है, जिसके लिए उसकी आंखें तरस गई थीं, जिससे वह कितना प्यार करती थी। दोनों ने कितना वक्त एक साथ जिया है। अर्नब अभी भी किसी पुतले की तरह बैठा है, वह एकटक बाहर की ओर देख रहा है। माया को समझ में नहीं आता है कि वह क्या देख रहा है, जबकि बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। उसे तो थोड़ी हैरानी भी होती है, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालती है। अर्नब, अर्नब कैसे हो? माया ने पूछा तो उसका ध्यान टूटा। वह उसे हैरत से देखने लगता है। तुम मुझे भूल गए ना? माया ने धीरे से कहा। तुम छोड़कर चली गई थी, मम्मी पापा भी चले गए और वो भी चली गई। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब छोड़कर चले जाते हैं। अर्नब ने दुखी मन से कहा, जैसे दोनों 5 साल बाद नहीं बल्कि अभी मिले हों। तो तुम इसलिए नाराज़ हो और अपना ये हाल बना कर रखा है? माया ने कहा। तो उसने जवाब नहीं दिया। तुम पागलों की तरह दिखते हो, तो ऐसे में तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा? माया ने आगे कहा। तो तुम फिर चली जाओ, क्यों आई हो? अर्नब ने रूठते हुए कहा। मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ, अर्नब ने रिझाते हुए कहा, जैसे वो बहुत परेशान हो। अर्नब, मैं तुमसे मिलने आई हूँ इतने सालों बाद, और तुम? माया ने कहा। मुझे किसी से नहीं मिलना है, सब धोखेबाज लोग हैं, मेरा कोई नहीं है, अर्नब ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। अपने दोस्त से ऐसे बातें करते हैं, भूल गए तुम? माया ने कहा। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैंने सुना है मिश्रा अंकल की दुकान में नई चॉकलेट आई है, चलो चलते हैं। माया ने बच्चों की तरह कहा तो वह उसे हैरानी से देखता है। तुम बच्ची नहीं हो जो तुम्हें चॉकलेट खाना है, अर्नब ने हैरानी से कहा। मुझे खाना है, चलो ना, चलते हैं, नहीं तो हमारी कट्टी, माया ने कहा। क्या? अर्नब हैरानी से उसे देखता है। हाँ, मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी, तो मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, माया ने नाराज़ होते हुए कहा। तो अर्नब को आश्चर्य होता है कि इस उम्र में भी उसे चॉकलेट खाना है। फिर अर्नब माया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। दोनों एक दुकान के पास जाते हैं। अर्नब माया के लिए चॉकलेट खरीदता है, फिर माया को देता है तो वह खुशी से उछल पड़ती है, जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अर्नब को भी अच्छा लगता है, वह हंसता है। फिर माया आधी चॉकलेट अर्नब को देती है और दोनों मज़े से खाते हैं। तभी एक आइसक्रीम की गाड़ी गुजरती है। माया उसके पीछे दौड़ पड़ती है, जैसे वो बचपन में दौड़ती हुई जाती थी। अर्नब भी उसके पीछे भागता है। फिर दोनों आइसक्रीम खाते हैं। फिर दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ वो बचपन में जाया करते थे। दोनों को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, दोनों खिलखिला रहे होते हैं। माया झूला झूलने लगती है, वह अर्नब को भी बुलाती है। अर्नब भी उसके साथ होता है, जैसे वो कभी बचपन वाले दिनों में हुआ करते थे। अर्नब को अपने बचपन के दिन याद आते हैं, उसकी आंखों में बचपन की तस्वीरें उभरने लगती हैं। बिमला, माया के आने से अर्नब के चेहरे पर मुस्कान है, वो खुश दिख रहा है। हमने कहा था कि माया उसे बदल देगी, बड़ी अम्मा खुश होते हुए कहती हैं। तो बिमला खाना बना रही होती है। हाँ बड़ी अम्मा, अर्नब बाबू खुश लग रहे हैं, बिमला ने जवाब में कहा। बड़ी अम्मा बहुत खुश होती हैं, और हों भी क्यों ना, जो उनका पोता मुस्कुरा रहा है। बिमला, हमारा पोता ठीक हो जाए तो हम सब काली माँ के मंदिर जाएंगे, बड़ी अम्मा ने कहा। अर्नब बाबू ज़रूर ठीक हो जाएंगे, बिमला जी ने रोटी बेलते हुए कहा। बेचारा बिन माँ बाप का लड़का है, हम अपने जीते जी उसका घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, ताकि हम चैन से मर सकें, बड़ी अम्मा ने भावुक होते हुए कहा। बड़ी अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपको अर्नब के बच्चों को भी खिलाना है, आखिर उसे भी तो अपनी बड़ी अम्मा का दुलार मिलना चाहिए, बिमला जी ने कहा।
विमला, अगर ऐसा हुआ तो हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली औरत होंगे। हमारा भी बड़ा मन करता है कि हम अर्नब के बच्चे को अपनी गोद में लें, उसे खिलाएं, दुलार करें। बड़ा मन करता है, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, आप देखना, ऐसा ही होगा। अर्नब बाबू जब बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर उनकी एक सुंदर लड़की से शादी करवा दीजिएगा, विमला देवी ने आगे कहा। हाँ विमला, बस वो एक बार ठीक हो जाए, अपने बिजनेस को संभाल ले, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बड़ी अम्मा ने भावुक होते हुए कहा। उनकी आंखों में कई सपने उभर रहे हैं जिन्हें वो सच होता हुआ देखना चाहती हैं। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिन्हें अर्नब देख मुस्कुरा रहा है। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? माया ने पूछा, जो उसकी बगल में बैठी हुई है। तो वह कोई जवाब नहीं देता है। अर्नब यार, तुम तो मुझे बता सकते हो ना, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, अपने दोस्त को नहीं बताओगे? माया ने पूछते हुए कहा। तो अर्नब उसकी ओर दुखी मन से देखता है। अच्छा ठीक है यार, तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर तुम ऐसे उदास मत हो, बड़ी मुश्किल से तुम्हें हंसाया है, मैं मेरे दोस्त को निराश नहीं देख सकती हूँ। माया ने उसे बहलाते हुए कहा। तो तभी उसका मोबाइल बजता है। वह मोबाइल पर नंबर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तुमको समझ में नहीं आता है, क्यों बार बार फ़ोन करते हो? देखो, आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। फिर पीसते रहना जेल में चक्की, नहीं पत्थर तोड़ते रहना, माया ने कहा। तो अर्नब को हैरानी होती है। अरे, तो तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तुम पागल तो नहीं हो? देखो, हम किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हैं। तुम अपने भविष्य पे ध्यान दो। ऐसे किसी के पीछे पड़कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, माया ने फ़ोन पर कहा। हाँ, मेरा एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड है, तुम्हें इससे क्या है? अब बहुत हो गया, तुमसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना इरादा बदला है। दोबारा फ़ोन किया तो तेरी माँ की कसम पुलिस स्टेशन ज़रूर जाऊंगी, समझ गए? अब रखो फ़ोन, इतना समय नहीं है हमारे पास, माया ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन पर किसी से कहा। तो अर्नब को हैरानी सी हो रही है। इस दुनिया में सुंदर होना ही गुनाह है, लड़के पीछे पड़ जाते हैं, माया ने इतराते हुए कहा। तो अर्नब को हंसी आ गई। तू और सुंदर किसने कहा? अर्नब ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। क्या मतलब किसने कहा? मैं सुंदर हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माया ने हैरानी से कहा। उस लड़के की मत मारी गई होगी जो तुम्हें फॉलो करता है, अर्नब ने खिंचाई करते हुए कहा। अर्नब, तुमने एक शब्द और बोला तो तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम्हें पता है कि मैं कितना डाइट करती हूँ, माया ने कहा। तो अर्नब ठहाके मारकर हंसने लगता है। डाइट करती हूँ? आईने में देख खुद को, डाइट करती हूँ। तो माया को हैरानी होती है कि वह उसका मजाक बना रहा है। बड़ी बहू आईने के सामने बैठी आंख में काजल लगा रही है। तभी छोटी बहू आती है तो उसे हैरानी होती है। जेठानी जी, आप तो बस मेकअप ही करते रहिए और वो कमीनी माया अपने माया जाल में अर्नब को फंसा लेगी और इस घर की मालकिन बन जाएगी, छोटी बहू ने चिंतित होते हुए कहा। अरे छुटकी, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? कुछ दिन उसे उड़ने दो, क्योंकि वो जितनी दूर जाएगी उतनी ही ऊंचाई से गिरेगी भी, बड़ी बहू खुद को आईने में देखते हुए कहा। वाह जेठानी जी, आपने तो कमाल का डायलॉग बोला है। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें अभी से कुछ करना होगा, छोटी बहू ने कहा। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है, उसे तो फिर भी कुछ हिस्से में मिल ही जाएगा, लेकिन आपके तो दो बेटे हैं, उनके हिस्से में क्या आएगा, आप सोच लीजिए, छोटी बहू ने बड़ी चालाकी से कहा। छुटकी चुप कर, एक तो पहले से मेरा दिमाग खराब है जब से वो अर्नब आया है, और दूसरा तुम मुझे जलाना बंद करो, बड़ी बहू ने गुस्सा होते हुए कहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ करिए। आजकल लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार ही करते रह जाएं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, छोटी बहू ने कहा। तो बड़ी बहू गुस्से से लाल हुए जा रही है। अर्नब, माया दोनों बातें करते हुए शर्मा हाउस आ जाते हैं। अर्नब, वो देखो, आसमान में धुएं की पूंछ बनाया हुआ है, माया ने चहकते हुए कहा। बददिमाग, वो पूंछ नहीं है, बल्कि कोई रॉकेट लॉन्च हुई होगी जिसके धुएं से वैसी आकृति बनी है, अर्नब ने डांटते हुए कहा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो आसमान की पूंछ ही है, माया ने कहा।
वो रॉकेट का धुआं है, अर्नब ने कहा। नहीं, आसमान की पूंछ है, माया ने कहा। रॉकेट का धुआं, अर्नब ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। नहीं, पूंछ है, माया ने भी जिद करते हुए कहा, जैसे दोनों छोटे बच्चे हों। तभी बड़ी अम्मा आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? बड़ी अम्मा ने पूछा। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, इसका सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग अभी भी छोटा है, अर्नब ने कहा। देखो ना बड़ी अम्मा, मुझे बददिमाग कहता है, माया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तू है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बददिमाग, अर्नब ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो बड़ी अम्मा को अच्छा लगता है। बड़ी अम्मा इसे देखो ना, मुझे बददिमाग बुलाता है, माया ने कहा। हे राम जी, तुम दोनों बताओ भी कि हुआ क्या है, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, आप आसमान में देखिए, वो तो रॉकेट का धुआं है ना, और ये बददिमाग कहती है कि वो आसमान की पूंछ है, अर्नब ने बताया। तो बड़ी अम्मा भी मुस्कुरा देती हैं। तो और नहीं तो क्या, वो आसमान की पूंछ ही तो है। क्यों बड़ी अम्मा, माया ने कहा। और पूंछ बनाने तू गई थी, अर्नब ने उसे घूरते हुए पूछा। बेटा अर्नब, मुझे भी लगता है कि वो आसमान की पूंछ ही है, बड़ी अम्मा अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहती हैं। तो माया ठहाके मारकर हंस पड़ती है, जबकि अर्नब उन्हें हैरानी से देखता है। तो बड़ी अम्मा भी हंस देती हैं। अर्नब को बहुत गुस्सा आता है और वह जाने लगता है। विमला जी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही हैं, वह जल्दी जल्दी काम कर रही हैं। तभी दोनों बहू आती हैं। छोटी बहू विमला जी को देखते हुए बड़ी बहू को इशारा देती हैं कि वो बोलें। छुटकी, सुना है कि तुम्हारी बहन की लड़की किसी के साथ भाग गई है, बड़ी बहू ने विमला जी को सुनाते हुए कहा। तो विमला जी अपना काम करने में व्यस्त होती हैं। हाँ जेठानी जी, वो तो एक लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन वो बहुत होशियार थी, बहुत शातिर दिमाग की थी। उसने एक अमीर लड़के को पटाया था। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। अब मेरी बहन को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटी बहू ने आंख मटकाते हुए कहा। वैसे आजकल का बढ़िया ट्रेंड है, एक अच्छा अमीर घर का लड़का देखो, उसे फंसा लो और फुर्र हो जाओ, बड़ी बहू ने कहा। तो विमला जी समझ जाती हैं कि वो उन्हें ही सुना रही है, लेकिन वो अपना काम करती रहती हैं। जेठानी जी, आपकी बातों में दम तो है, लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, बस थोड़ा सुंदर होना चाहिए, तो अमीर घर के लड़के फंस ही जाते हैं, छुटकी सुनाते हुए कहती है। तो विमला जी को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह अपना काम करती रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं, जबकि दोनों उन्हें सुना रही होती हैं। ये लड़कियां शुरुआत पहले दोस्ती से ही करती हैं ना छुटकी, और फिर प्यार व्यार के चक्कर में अपने जाल में फंसा लेती हैं। मानना पड़ेगा छुटकी तुम्हारी बहन की लड़की को, बड़ी बहू ने ताना मारते हुए कहा। अरे जेठानी जी, मेरी बहन की खुशी के ठिकाने नहीं है, वो तो बहुत खुश हैं, उनकी बेटी बड़े घर में राज कर रही है, किसी को भी घमंड हो जाए, छुटकी ने कहा। तो विमला जी से सहन नहीं हो रहा है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, दोनों आपस में मुस्कुरा रही हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।